दोस्तों, मैं MM साहिब, राउज IAS एकेडमी देहरादून आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था सिविल सेवा के बदलते हुए प्रारूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, लेकिन सिविल सेवा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा कठिन विषय माना जाता है जिसके सवालों की प्रकृति अत्यंत जटिल मानी जाती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस कक्षा को पढ़ने के उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित चाहे आपकी 1000 समस्याएं क्यों ना हो, सिर्फ आपको इंतजार रहेगा तो परीक्षा का, ना कि सवाल का। इस भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी कक्षाओं का हम आयोजन करेंगे वो समस्त एग्जाम ओरिएंटेड कक्षाएं होंगी। इन ओरिएंटेड कक्षाओं में इस बात पर फोकस किया जाता है कि जिस प्रकृति के अंतर्गत यूपीएससी में इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से उसी लैंग्वेज के आधार पर आप सवालों का जवाब देने में 100% सक्षम होंगे। आइए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आइए आज का हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहला विषय है या पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की विभिन्न पुस्तकों के अंतर्गत विभिन्न अध्यापकों के द्वारा अलग अलग तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया जाता है। मेरा उद्देश्य आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित परिभाषा को समझाने के साथ साथ आय सिविल सेवा परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर के लिए भी तैयार करना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय के अंतर्गत 4 भागों के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमारा क्या है कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। वह हर व्यक्ति की आय होती है, तो उसके अंतर्गत जो लोग रहते हैं उनकी जो आय होगी वो भी क्या है, हमारी राष्ट्रीय आय होगी। तो जितने भी तरीके और संसाधनों से आय को एकत्रित किया जाता है वो राष्ट्रीय आय का ही पार्ट माना जाएगा। हम एग्जाम के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करते हैं कि भाई राष्ट्रीय आय होती क्या है या राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं। एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं में जो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया गया है, जो वस्तु और सेवा का उत्पादन किया गया है, उत्पादन के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत, कहां, भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा क्या है, संपूर्ण भारत के अंतर्गत रहने वाले लोग, चाहे वो भारतीय व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, उन्होंने जो वस्तु और सेवा उत्पादित की गई है उन समस्त के उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। मौद्रिक मूल्य क्या है कि भाई किसी भी वस्तु का जो आर्थिक मूल्य होता है वही उसका क्या है, मौद्रिक मूल्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस पेन पर जो है अंकित
मूल्य, वही क्या है हमारा मौद्रिक मूल्य। या क्लास में लगे हुए पंखे पर अंकित मूल्य, हमारी ट्यूबलाइट पर अंकित मूल्य। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि भारतीय सीमाओं के अंतर्गत चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो या भारतीय व्यक्ति हो, उन्होंने जिस भी सेवा और जिस भी वस्तु का उत्पादन किया है उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग ही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह डेफिनेशन हो सकता है आपको अच्छी लगे, लेकिन एग्जाम में जो सवाल आता है यूपीएससी में वो पूछता है कि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि भारत की राष्ट्रीय आय या भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय हमारी 3 कारकों से प्रभावित होती है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जानना अनिवार्य है कि भाई राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जब तक इन प्रश्नों का इसका पूर्ण अध्ययन नहीं किया जाएगा, यूपीएससी में आए हुए सवाल आपसे हल नहीं होंगे। तो राष्ट्रीय आय क्या है कि एक वित्तीय वर्ष या मौद्रिक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य का योग ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम इसका विस्तार में देखें, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उसके नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्थात चाहे यह उत्पादन भारतीयों के द्वारा किया गया हो या विदेशियों के द्वारा किया गया हो, जितनी भी प्रकार की वस्तुएं उत्पादित की गई हैं, जितनी भी प्रकार की सेवाएं दी गई हैं, उनसे जो अंतिम जो आय का योग है वही क्या कहलाएगा, हमारा राष्ट्रीय आय। मौद्रिक मूल्य क्या है कि किसी भी वस्तु एवं सेवा का आर्थिक मूल्य होता है, अर्थात जैसे ट्यूबलाइट पर अंकित मूल्य, जैसे फैन पर अंकित मूल्य, टेबल पर अंकित मूल्य, पेन पर अंकित मूल्य, इन सब के योग को ही क्या कहा गया है, राष्ट्रीय आय। इस राष्ट्रीय आय को 3 कारक प्रभावित करते हैं। तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से प्रत्येक यूपीएससी विद्यार्थी को यह जानना जरूरी है कि ये कौन से कारक हैं जो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहीं से आता है और विद्यार्थी जो है इसको जाने बिना एक तरीके से आंसर देना संभव नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं इसका ई नोट्स हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारा ई नोट्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय आय का वास्तविक परिवर्तन। तो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाला वास्तविक परिवर्तन है क्या, कि जब किसी भी वस्तु का मूल्य स्थिर हो और उत्पादन में बढ़ोतरी हो तो वो क्या माना जाएगा, वास्तविक परिवर्तन। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि जब किसी भी मूल्य का, किसी भी वस्तु का मूल्य स्थिर हो और उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर इस मार्कर की कीमत 20 रुपए है और कंपनी 10 मार्कर उत्पादित करती है, लेकिन कीमत एज इट रखी गई और 100 मार्कर उत्पादित कर दिया गया। ये क्या है, हमारा एक प्रकार से जो है वास्तविक परिवर्तन है। दूसरा क्या है, आभासी परिवर्तन। आभासी परिवर्तन का अभिप्राय क्या है कि जब एक प्रकार से उत्पादन तो स्थिर रहे और मूल्य में बढ़ोतरी हो। अब मूल्य में बढ़ोतरी कई कारणों से हो सकती है कि वस्तु की मांग अधिक हो या उसका स्टॉक या संसाधन ना हो, तभी लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और प्रतिस्पर्धा करेंगे तो क्या है,
कीमत उच्च हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब किसी भी वस्तु का उत्पादन स्थिर हो और उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो तो वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय का आभासी परिवर्तन। अब देखिए यूपीएससी के अंतर्गत सवाल यही आता है कि वास्तविक परिवर्तन, आभासी परिवर्तन, और यहां क्या है हमारा नागण्य परिवर्तन तीसरा। नागण्य परिवर्तन के अंतर्गत क्या आता है कि अंशतः मूल्य और अंशतः उत्पादन में बढ़ोतरी ही क्या है हमारा नागण्य परिवर्तन माने जाते हैं। इसके उपरांत अगला हमारा आएगा कि राष्ट्रीय आय का विकास क्रम, यानी कि भारत के अंतर्गत कब से राष्ट्रीय आय की गणना प्रारंभ हुई, कौन राष्ट्रीय आय की गणना करता है, कि किस किस समितियों ने राष्ट्रीय आय की गणना की। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट एग्जाम और अन्य एक तरीके से जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंतर्गत समिति उनके क्षेत्र राष्ट्रीय आय के योगदान के संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा के उपरांत अगला आता है राष्ट्रीय आय का विकास क्रम, यानी कि भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कब से प्रारंभ हुआ है। तो भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो गया था और इस कारण से राष्ट्रीय आय को भी भारत के अंतर्गत ब्रिटिश विरासत के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना का कार्य था वो भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जब राष्ट्रीय आय का गणना किया गया तो उन्होंने राष्ट्रीय आय की अवधारणा सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंतर्गत प्रस्तुत की और पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आय की अवधारणा प्रस्तुत कर दी गई तो उन्होंने औसत राष्ट्रीय आय 20 रुपए परिभाषित की। जब 20 रुपए की अवधारणा दे दी गई तो ये एक अनुमानित अवधारणा थी, कोई निश्चित अवधारणा नहीं थी, कोई वैज्ञानिक और व्यवस्थित अवधारणा नहीं थी। तदुपरांत एक अन्य अर्थशास्त्री आए फिडले सिराज, एक अन्य अर्थशास्त्री आए दोस्तों जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया, उनका नाम था फिडले सिराज। फिडले सिराज के द्वारा भी राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया गया और जैसा कि आप जानते हैं कि फिडले सिराज के द्वारा 49 रुपए प्रति व्यक्ति भारत की राष्ट्रीय आय को परिभाषित कर दिया गया। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के उपरांत फिर जब भारत के अंतर्गत जो है पहली बार वैज्ञानिक और व्यवस्थित राष्ट्रीय आय की गणना बी के राव द्वारा की गई। अब बहुत सारे स्टेट्स एग्जाम कमीशन और अदर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत या भारत की पहली व्यवस्थित राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। तो अब हम ये जान चुके हैं कि भारत के अंतर्गत पहली व्यवस्थित और वैज्ञानिक जो गणना है वो बी के राव द्वारा की गई और बी के राव द्वारा भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए इन्होंने 76 रुपए औसत प्रति व्यक्ति आय बताई, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली वैज्ञानिक और व्यवस्थित गणना हमारे सांख्यिकीविद पीसी मोहनोबिस के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना अनिवार्य मानी गई। अनिवार्य इसलिए भी थी ताकि लोगों का रहन सहन, जीवन किस प्रकार से अच्छा हो सकता है। तो ये सब क्या है, गुणात्मक सुधार आय के आधार पर होते हैं। इसलिए आय का अनुमान लगाना एक अनिवार्य माना गया। तो स्वतंत्रता के पश्चात
भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, पीसी महालनोबिस समिति का गठन कर दिया गया। कौन सी समिति आई? पीसी महालनोबिस समिति। कब बनी? 1949 के अंतर्गत। जब पीसी महालनोबिस समिति का गठन कर दिया गया तो पीसी महालनोबिस के द्वारा भारत के अंतर्गत प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय 246 रुपए 9 पॉइंट परिभाषित कर दी गई। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि लगभग पीसी महालनोबिस के द्वारा भारत के अंतर्गत औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 246 रुपए परिभाषित कर दी गई। जब परिभाषित कर दी गई तो पीसी महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय की गणना के महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह सुझाव दिया कि इसके लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि एक तरीके से राष्ट्रीय आय को जब पीसी महालनोबिस ने परिभाषित कर दिया तो पीसी महालनोबिस की सिफारिशों के आधार पर ही हमारे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी क्या है, सीएसओ जैसी महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना हुई। तो जैसा कि आप जानते हो कि 2 मई 1951 को हमारे सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कर दी गई, जो तब से लेकर आज तक भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा है। तो सीएसओ एक ऐसी संस्था है जो भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय की गणना जब सीएसओ के द्वारा की जाती है तो सीएसओ ने राष्ट्रीय आय की वास्तविकता और परिपक्वता को विकसित करने के लिए 1996-97 से त्रैमासिक आंकड़े भी जारी किए। सीएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट को भारत के अंतर्गत व्हाइट पेपर के नाम से जाना गया। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि सीएसओ के द्वारा जिस लेखा को वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है उसे भारत की व्हाइट पेपर के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि सीएसओ पीसी महालनोबिस समिति के परामर्शों पर स्थापित हुआ। पीसी महालनोबिस ने सीएसओ के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण से भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पीसी महालनोबिस की जन्मतिथि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हुआ। इस कारण से दोस्तों 29 जून को भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कई बार यूपीएससी में यह सवाल हुआ कि भाई इसकी शुरुआत कब से हुई। तो अब देखिए बेटा क्या है कि हमारे जब सांख्यिकी दिवस मना लिया गया तो भारत के अंतर्गत पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की शुरुआत 2007 से हुई। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या था कि भारत के अंतर्गत पहली बार 2007 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जब मना लिया गया तो इसका मौलिक उद्देश्य लोगों में जागरूकता आदि का विकास करना था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2018 के अंतर्गत भी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हुए इस अवसर पर 125 रुपए का सांकेतिक सिक्का जारी किया गया। तो क्या था कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की शुरुआत 2007 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 2018 इतना जो है 2018 के अंतर्गत इस दिवस पर पीसी महालनोबिस के सम्मान में 125 रुपए का सांकेतिक सिक्का जारी कर दिया गया। सीएसओ के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो सीएसओ भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों को आधार बनाता है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना हमारे 3 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर की जाती है, जिसमें पहला हमारा क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम कृषि क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र जिसे उद्योग क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, सीएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाने के लिए इन 3 क्षेत्रों के साथ साथ जो है 6 उप क्षेत्र भी बनाए गए, जिसे कन्वेंशनल सीरीज के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, यह बहुत है कि सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जिन क्षेत्रों को विभाजित किया गया है उन्हें किस रूप में जाना जाता है। ये विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं और अन्य सीडीएस, एसएससी जैसी परीक्षाओं में अनेकों बार सवाल आ चुका है कि सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभाजन किए गए क्षेत्रों को किस रूप में जाना जाता है? कन्वेंशनल सीरीज के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय के एक तरीके से गणना के लिए जो हमारे क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों के आधार पर यदि स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक देखा जाए तो हमें यह अनुमान और जानकारी प्राप्त होगी कि किस क्षेत्र का योगदान अब तक कितना रहा है और वर्तमान में किस क्षेत्र की स्थिति क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह जानना अनिवार्य है, क्योंकि अधिकांशतः सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर अब तक क्या स्थिति इन तीनों क्षेत्रों की राष्ट्रीय आय के अंतर्गत है। तो आप देखेंगे कि हमारा आधार वर्ष 1951 के अंतर्गत जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 55.11% था, अर्थात कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 55.11%। उसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र का योगदान 13.34% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 29.55%। भारत के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा दिया गया। इन आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हमारे तीनों क्षेत्रों की स्थिति वर्तमान आधार वर्ष तक आते आते परिवर्तित हो गई। आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर यदि इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत जीडीपी के योगदान को देखा जाए तो कृषि क्षेत्र का योगदान 17% रह गया है घटकर। पहले कितना था? 55%। अब कितना रह गया घटकर? 17%। द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 29.7%। पूर्व में कितना था? 13.34%। सेवा क्षेत्र का योगदान 52.3% है और प्रारंभ में कितना था? 29.55%। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि वर्तमान समय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे प्राथमिक है, अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है और कृषि क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का योगदान निरंतर घटता जा रहा है। दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि किस क्षेत्र का कितना योगदान है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को और ई नोट्स को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय आय से संबंधित आयाम, जैसे राष्ट्रीय आय से संबंधित
अवधारणाएं क्या हैं, राष्ट्रीय आय की गणना भारत के अंतर्गत किस प्रकार से की जाती है, इसका अध्ययन अगली क्लास और कक्षा के अगले पाठ के अंतर्गत किया जाएगा। तब तक आप इस विषय को तैयार करें। धन्यवाद।